मैं एक किसान का पोता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, लेकिन एक किसान का पिता नहीं हूँ। ये कथन है महाराष्ट्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर किसानों के बीच नई कृषि तकनीकों का प्रचार प्रसार करने वाले श्री उदय देवलांकर जी का। औरंगाबाद जिले के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पद पर रहते हुए भी उनके द्वारा कई कार्यक्रमों में किसानों को न केवल महाराष्ट्र या भारत बल्कि विश्व भर में हो रहे कृषि क्षेत्र के बदलावों पर व्याख्यान दिए गए हैं। कृषि को कैसे लाभ का धंधा बनाया जा सकता है, किसान किन फसलों का खेती के लिए चयन करे, कैसे जैविक खेती की शुरुआत की जाए और कोरोना काल के बाद भारत की स्थिति के बारे में आइए जानते हैं श्री देवलांकर जी से। नमस्कार दर्शकों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और हम आप तक ये प्रोग्राम लेकर आ पा रहे हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स और इंडिग्राम लैब फाउंडेशन के सौजन्य से। साथ ही अगर आपने हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। तो चलिए, आज हम आपको अपनी सारी जो एपिसोड्स हैं उनकी श्रृंखला में जिस व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं, उनका एक अच्छा खासा अनुभव है कृषि क्षेत्र में, हम अपने प्रोग्राम में आज शामिल करने जा रहे हैं उदय देवलांकर जी को। देवलांकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। तो देवलांकर जी, क्योंकि आपका एक बहुत बृहद अनुभव है कृषि क्षेत्र में, तो जो पहला सवाल मेरे मन में आपके लिए आ रहा है वो ये है कि कोरोना काल के बाद आप हमारे देश की, खासकर महाराष्ट्र की जो कृषि की स्थिति है उसे आप कहाँ देखते हैं और कैसा आप पाते हैं कि आगे जो कृषि क्षेत्र है उसमें किस तरह का जो प्रभाव है वो कोरोना काल के बाद पड़ने वाला है? आपने जितेंद्र जी देखा होगा कि हर एक क्षेत्र, करीब करीब हर एक क्षेत्र बुरी तरह से आहत है कोरोना में। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था पिछले हफ्ते में, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब का था, कि करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए की खरीद उन्होंने फसलों की बुआई के बाद उपज की है। इसका मतलब ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि देखिए, कम से कम असर जो हुआ है वो किसानी पर हुआ है। सबसे ज्यादा मजबूत तरीके से कोई खड़ा है तो किसान खड़ा है। और ये बुनियादी आशा है देश की, किसान, कि इतने बड़े संकट के बावजूद वो सटीक तरह से खड़ा है। वो खड़ा है, लेकिन क्या उसका शेयर पर्याप्त है, या जो जिसकी उसने जितनी मेहनत की है या कर रहा है, क्या उतना वो पा रहा है? कोविड के पहले भी मार्केट्स में कई रिफॉर्म आना जरूरी था। कोविड के बाद में, जिसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहेंगे आप, कि कुछ ऐसे बदलाव करने होंगे कि जिसकी वजह से ज्यादा डिसिप्लिन आने वाली है, एक सिस्टम आने वाला है मार्केटिंग में। अब बुआई के प्रोग्राम भी, सोइंग के प्रोग्राम भी आपको ठीक तरह से बनाने होंगे, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा आपके ग्रुप्स के जरिए, आपके एफपीओस के जरिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आपको दुनिया की कृषि उपजों का, उसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, इंटरनेशनल बिजनेस का बहुत सटीक और एक्यूरेट और जिसको कहते हैं लॉजिकल स्टडी आपको करना होगा। उसका अभ्यास आपको करना होगा, उसका अध्ययन करना होगा, और उसके बाद में आपको तय करना होगा कि आप किस रास्ते से जाए। देवलांकर जी, आपने जो बात कही उसमें आपने बिजनेस का जिक्र किया, और किसान जो है वो बिजनेस कर पा रहे हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, किसान उत्पादक संघ के जरिए। तो आप हमारे जो एफपीओज हैं उनको किस तरह का आप एक तरीके से इस तरह का दिशा निर्देश देना चाहेंगे या उनको एक सलाह देना चाहेंगे कि कोविड के बाद उनके पास किस तरह के अवसर हैं व्यापार के लिए, और उनको किन फसलों की तरफ ध्यान देना चाहिए, किन गतिविधियों की तरफ ध्यान देना चाहिए? देखिए, इंटरनेशनली जिनका व्यापार होता है, वो जो प्रमुख चीज है उसमें है सोयाबीन, दूसरा है कपास, कॉटन है, तीसरी चीज है दलहन है। लेकिन दलहन में हम सबसे बड़े उत्पादक भी है और कभी कभार हम सबसे बड़े इंपोर्टर भी बन जाते हैं। बड़ी व्यस्त परिस्थिति आ जाती है उसमें।
उसके पाउडर का व्यापार होता है इंटरनेशनली। शुगर का व्यापार होता है जो कि हम अच्छी तरह से डोमिनेट कर लेते हैं। कॉटन में भी वो बहुत बड़ा स्टेक हमारा है। और कॉर्न है, मेज का भी व्यापार होता है इंटरनेशनल। लेकिन आज का जो व्यापार है वो ना किसान के फेवर में है अपने, ना ये हमारा भूतकाल में ये चीजें हम करते थे। मैं आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा एक चीज की तरफ कि भाई किसानी की, बागवानी की हिस्ट्री वो काफी लंबी है, हजारों साल लंबी है। और गत हजारों सालों में ये पिछले कुछ 70-80 साल छोड़ दिए तो हमारा किसान ये सबसे डोमिनेटिंग किसान था वर्ल्ड में पूरे। हमारा किसान जो था ये देश का स्वर्ण युग था, वो किसान की वजह से था। तो हमारे जो उत्पाद थे, जो ट्रॉपिकल सिचुएशन में आने वाले उत्पाद है, ये उत्पादों को दुनिया में, पूरे दुनिया में इतनी डिमांड थी कि उसकी वजह से लोग यहाँ आना चाहते थे। और उसको हमारे किसानों के माल की खोज में यूरोपियन लोग यहाँ तक आ पहुंचे। मैं ध्यान आपका एक तरफ खींचना चाहूंगा कि आज का जो प्रॉब्लम है वो हेल्थ का प्रॉब्लम है। आज का जो प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग का प्रॉब्लम है। आज का जो प्रॉब्लम है जो आपका माल उठा के ग्राहक के हाथ में ले जाने का प्रॉब्लम है। और हमारे एपीओ जो है उनको एक बड़ा चांस है कि आप देखिए कि जब हम अपने इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं तो ये कहा जाता है कि प्राइमरी सेक्टर है, मतलब किसानी है, उसका शेयर हिंदुस्तान का करीब 15% है। फिर सर्विस सेक्टर है जो बड़ा पैसा लेके जा रहा है जीडीपी का, जो बड़ा हिस्सा उठाता है। तो उसके बाद में प्रोडक्शन सेक्टर है जिसके बारे में थोड़ा निगेटिव क्लाइमेट उसके बारे में चल रहा है। और अब तो ये इतने बड़े लेबर का माइग्रेशन होने के बाद में ये सेक्टर बड़ा शॉक में आने वाला है। तो हम अपने बारे में सोचे, हमने ये 3 डिवीजन जीडीपी के कर लिए। एक है तुम्हारी किसानी जिसका 15% शेयर है, और सेवा क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र का 85% है। अब ये जो प्राइमरी सेक्टर है जिससे 15% इनकम आ रहा है, ये 15% इनकम में कितने लोग जुड़े हुए हैं? करीब 60% लोगों का आय है 15%, और बच्चे 40% का आय है 85%। ये अपने आप में ही एक बड़ी व्यस्तता बताता है। और हमारा जो सेक्टर है उसकी जो समस्या है उसका कारण भी इसे में समझ में आता है अरिथमेटिकली। मैं जो काम कर रहा हूँ महाराष्ट्र में, तो यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है, दिक्कत है। पानी की दिक्कत इसलिए आई कि ये जो नई नई फसलें आई इनको हम लेते गए, नए नए टेक्निक्स आए, पाइपलाइंस आए, बोरवेल्स आए, इलेक्ट्रिक मोटर्स आई, नए खाद आए, नए प्रकार की फसलें आई, नए प्रकार के स्प्रे पंप्स आए, नए प्रकार की दवाई है, फफूंदनाशक आए। इसका हम इस्तेमाल करते गए, इस्तेमाल इस तरह से करते गए कि जैसा कि हमारा मार्केट बड़ा फेमस है, जिसको कि मिडिल क्लास मार्केट कहते हैं इंडिया को। ये यूरोप की जितनी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन में जितना उनका जो मिडिल क्लास है, अच्छी तरह से पैसा कमाने वाला और मार्केट में शेयर देने वाला क्लास है, उसकी करीब उतनी संख्या हमारे देश में है। यूरोप का डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, करीब $3.5 ट्रिलियन का वो मार्केट है। हमारा टोटल घरेलू उत्पाद ही $3 ट्रिलियन के आसपास है, और हमारा मार्केट करीब $900 बिलियन के करीब है, और जो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, उसमें ये बढ़ोतरी हो रही है। मैं एक अलग सा मॉडल सोच रहा हूँ महाराष्ट्र के बारे में। मैंने किसानों को ये बताना शुरू कर दिया है कि जो फसलें आपने ली है, जो आपके पास रेनफॉल आप रिसीव कर रहे हैं और जो फसलें ले रहे हैं, इसमें बड़ी व्यस्तता है। हमारे पास पानी आ रहा है 500 mm। लोग जो फसलें ले रहे हैं, कॉटन, सोयाबीन या मेज हो, इन सबको पानी की जरूरत है पर हेक्टर 600 mm के आगे 700-750 mm के करीब। और कभी कभार नहीं तो बिल्कुल रूटीन हो गया है कि मानसून में शॉर्टेज आ गया तो ये क्रॉप के फेल्यूअर का सबसे बड़ा चांस आता है। इन तरह के जो वाटर ग्रैबिंग क्रॉप्स है, जिनकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, ऐसे क्रॉप्स फेल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब मुझे एक बात आप सोचिए, जो किसान का उत्पाद जीडीपी में शेयर 15% है, उसके पास अगर तिलहन है, उसके पास अलसी है, मतलब लिंसीड है, उसका अगर तेल कोई निकालता है इंडस्ट्रियलिस्ट,
और ये तेल का इस्तेमाल पूरे यहाँ से वहां तक, जो पेन बाम्स है उसको आप मेडिकल से पेन बाम लो, कोई भी उठा के उसको देखो, पूरे पेन बाम्स में अलसी का तेल मिला हुआ है। इसका मतलब हमारे पुरखों को मालूम था कि अलसी का तेल लगाने से जोड़ों का दर्द या आंखों की रोशनी के प्रॉब्लम्स, या इवन आज ये कोविड का इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कफ का बहुत बढ़िया दवा है। आप थोड़ी सी अलसी भूंज के बड़ी सौंफ के साथ भी खा लेते हैं, या छोटे बच्चे को अगर कफ की तकलीफ हुई तो छोटे से कपड़े में तवे पे थोड़ा गर्म करके अलसी को उसको सेके अगर आप, तो बिल्कुल किसी भी प्रकार की खांसी या कोल्ड कफ जो है वो ठीक हो जाता है, बच्चों का भी ठीक होता है, विदाउट साइड इफेक्ट ठीक होता है। तो इतनी बढ़िया चीजें हमारे पास है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े पैमाने पे 70% ऑयल हमारा एडिबल ऑयल इंपोर्ट हो रहा है। मैं एफपीओस को ये बताना चाहूंगा कि जैसा ब्रेकफास्ट और लंच मिला के ब्रंच बन गया, वैसा प्राइमरी उत्पाद और उस पे प्राइमरी प्रोसेसिंग, ये मिला के एक नई इकोनॉमिक पैरामीटर का गठजोड़ हमें करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी आमदनी 15% से 30% तक जाए। किसान की आमदनी बढ़ना इसलिए जरूरी है कि किसान सबसे जिम्मेवार और सबसे बड़ा हकदार भी है, जिम्मेदार भी है, और वही एक गार्ड है ये इकोनॉमी का, ये पर्यावरण का, ये देश का, जो इसको संभाल पाएगा। हमारे देश में 1984 में करीब 5.5 लाख कच्ची तेल की घानियां थी। उसमें से रोजगार बनता था 1 करोड़ लोगों का, छोटी मोटी तेल घानियों में 1 करोड़ ग्रामीणों को इसमें रोजगार मिला हुआ था, सम्मानजनक रोजगार था। किसी ने न्यूज चला दी नॉर्थ इंडियन पेपर्स में, आपको मालूम है, अब मेरे उम्र के लोगों को पता है ये, कि उसमें उन्होंने बताया कि सरसों का तेल खाने से ड्रॉप्सी होता है, जलोदर का प्रॉब्लम होता है। और ये बात को इतना फैला दिया गया है कि भाई इसमें पाम तेल का यूज करने से ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा। इस तरह से मार्केटिंग कैंपेन चलाया गया कि सरसों के तेल का इस्तेमाल लोगों ने कम कर दिया, देसी तेलों से हटा के रिफाइंड तेल आ गया। रिफाइंड के साथ साथ जो ऑयल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से बनता है वो ऑयल मार्केट में आ गया, और जो 50 ग्राम भी तेल जिस देश में हिंदुस्तान जैसे इंपोर्ट नहीं होता था, आज हमारा डोमेस्टिक नीड है 2 करोड़ 30 लाख टन का, और इंपोर्ट हम कर रहे हैं करीब 70%, 90,000 करोड़ रुपए का तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा देश कृषि प्रधान है। ये बड़ी दुविधा में डाल दी थी ये बात। तो हमारा काम ये है कि जो देसी तिलहन है, पूरे एफपीओ जो है, तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आईसीएफ का काम उसमें बड़ा सराहनीय है। मैं आपकी प्रशंसा भी करता हूँ और आपके साथ जुड़ना भी इसलिए चाहता हूँ कि पैन इंडिया ऑयल प्रोड्यूसर्स का, किसानों का एक संगठन होना चाहिए, उसका एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए, जो मैं बनाने जा रहा हूँ कि तेल आप तिलहन खेती में कैसा ले, उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, आप प्रोडक्शन उसका कैसा करें। तेल की घानी 2.25 लाख रुपए में आ जाती है, कच्चे तेल की घानी। रामदेव बाबा ने भी बड़े अच्छी तरीके से चलाया है उसको, वो एक बिजनेस मॉडल करके देखना चाहिए उसको। उसका कुछ समर्थन या पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि उन्होंने इस बात को सामने रखा है कि कच्ची तेल की घानी जो कोल्ड प्रेस ऑयल बनता है वो हेल्थ के लिए ठीक है, और जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं किसानों को इस तरफ ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि जो फसलों के पीछे आप दौड़ रहे हो, उसमें खाद जो डाल रहे हो, उसमें रिस्क जो ले रहे हो, तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ एरिया आपका इस तरफ ले आया आप कि जिससे आपको घर में रोजगार बने, गांव का पैसा गांव में रहे, और उसी के साथ में आप दूसरे को एम्प्लॉयमेंट ना मांगते हुए आप खुद एम्प्लॉयर बन जाए। जितेंद्र जी। आपने जितना सरल तरीके से पूरा जो वैश्विक बाजार है उसकी जो इतनी सरल तरीके से व्याख्या करके हमारे किसानों तक पहुंचाई है, निश्चित तौर पर इस प्रोग्राम के जरिए हमारे किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा, और एक पूरी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के हिसाब से किस तरह की कृषि करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रश्न मेरे दिमाग में और आ रहा है देवलांकर जी, की जो बातें आप कह रहे हैं और हमारे किसान सुन रहे हैं वो तो लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन क्या अब इस क्षेत्र में इस तरह की किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता है? किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम ऐसा आयोजित कर सकते हैं कि एफपीओस के लिए
मार्केट लिंकेज या मार्केट की समझ के हिसाब से किस तरह की फसलों का चयन करना चाहिए? क्या इस तरह के कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐड करने चाहिए? देखिए, किसानों को अपनी किसानी उसकी कटाई के साथ खत्म नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान में रखिए। कटाई के साथ उसका बचा हुआ 40% काम ग्राहक के हाथ में उपज देने तक उसका काम रुकना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में हमारा KVIC है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है, उनका नासिक में तिलहनों के बारे में 1 महीने का ट्रेनिंग है खादी विलेज इंडस्ट्री का। उसमें वो लोग तिलहनों से तेल कैसा निकाला जाता है, मशीनें कौन सी इस्तेमाल की जाती है, उसका प्रोटोकॉल क्या है, कितनी उसकी रिकवरी है, बाद में तेल निकालने के बाद में स्टोर कैसा किया जाता है, इसका 1 महीने का ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग है। हमको जरूरत है कि इस तरह के इंस्टीट्यूट बढ़े। दूसरी बात है कि इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में ये बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। दुनिया में सोयाबीन का उत्पादन हमारा शेयर है 1-2%। सोयाबीन सबसे ज्यादा बनता है अमेरिका में, अर्जेंटीना में, ब्राजील में। वहां जितना सोयाबीन बनता है उसका बहुत बड़ा खरीदार है चाइना, करीब करीब 100 मिलियन टन खरीद लेता है। सोयाबीन जैसे क्रॉप में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलके देश के प्रोडक्शन का करीब करीब 80% इनका हिस्सा है। ज्यादातर एरिया में सोयाबीन घुस गया है। इसका ऑयल प्रोडक्शन परसेंटेज है 20%, 20%, 18% ऑयल निकलता है। देश की रिक्वायरमेंट कुछ पूरी नहीं कर पा रहा है, फिर भी किसानों के खेत में आ गया है। उसमें इनपुट कॉस्ट ज्यादा है, सीड कॉस्ट ज्यादा है, उर्वरकों की कीमत ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है, और ड्रॉट के साथ बहुत बार किसानों ने बहुत फेलियर भी बहुत आ गया है। लेकिन जिस तरह से कुछ एरिया में डोमिनेशन कर गया ये क्रॉप, तो इसने हमारे एथनिक क्रॉप जो है इसको हटा दिया है। तो ये बड़ी दुविधा में डालने वाली बात है कि आपने इस तरह के क्रॉप का चयन करना है। जैसे तिल्ली है, इसका प्रोडक्शन, ऑयल का प्रोडक्शन आप घर में कर सकते हैं। अलसी के प्योर तेल की कीमत आज 1100 रुपए लीटर है। तिलहन के तिल्ली के तेल की कीमत करीब करीब 900 लीटर है। सैफ्लावर जो है, करड़े जिसको बोलते हैं जी, उसके तेल की कीमत करीब करीब 650 रुपये है। ये सैफ्लावर ऑयल जो है वो हार्ट की दवा है। लिंसीड जो है उसमें ओमेगा 3 का दुनिया में सबसे बड़ा प्रमाण उसमें है। और दूसरी बात है, इसके साथ दलहन है। दलहनों में एथनिक मतलब अपने जो परंपरागत तिलहन है उसमें, और राई, वरई, बाजरा, इसके जैसे जो क्रॉप है, इनको खादों की, उर्वरकों की आवश्यकता इतनी ज्यादा होती नहीं है। ये क्रॉप अगर आप कुछ एरिया आपका बाजू हटा ले, एक एफपीओ आपकी तय कर लेगी, एफपीओ के अंतर्गत करीब करीब 1000-1200 एकड़ की जमीन आती है, इसमें से आप ये तय कर लेंगे ये 300 एकड़ में हम इस तरह की बुआई करेंगे, हमारी परंपरागत कृषि है, वही क्रॉप लेंगे, तो उसको बहुत सरलता से आप ऑर्गेनिक पे ले जा सकते हो, उसका सर्टिफिकेशन करते हो। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, अगर आप सर्टिफाई कर ले एरिया को, और उसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, ज्यादा खत की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एक दूसरा टेक्निक है उसमें, बायोडायनेमिक टेक्निक सबसे अच्छा है। ये 6 एकड़ खेत है आपका, आपके पास एक गौ है, 2 बैल है, तो ये 6 एकड़ का खाद ऑर्गेनिक तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से आपके खेत पर ही बना सकते हो। आपको एक ये जो जिसका ग्रीन मैन्यूरिंग करते हैं हम, सनहेम, बरू कहते हैं उसको, या ताक कहते हैं महाराष्ट्र में, ये क्रॉप आपको मालूम होगा, जिसको गाड़ देने की परंपरा थी पहले हमारे। अब खेतों के छोटे छोटे टुकड़े होने से ये कम हुआ, नहीं तो पहले 2 पीढ़ियां पहले कभी इसको खाली छोड़ देते थे खेत को, और उसमें सनहेम उसको जमीन में गाड़ देते थे। ये सनहेम जो है, इसमें मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप मुझसे बात कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, या हम कोई भी एक्शन लेते हैं, तो ये जो ऊर्जा है हमारी, ये कहाँ से आती है? ये फुड़ में से आती है। ये फुड़ कहाँ से आता है? जमीन से आता है। ये जमीन में ताकत कहाँ से आती है? सूरज की ताकत है। मतलब हम सब एक वैश्विक ऊर्जा के अंश है, और अन्न उसका माध्यम है। तो खेती में डालने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेश चाहिए, ये कब से मालूम पड़ा हमको? और जो आप जंगलों में इतने बड़े पेड़ देखते हो, उनको कौन खाद्य उर्वरक देता है? तो ये साइकिल जो है, नेचुरल साइकिल, ये हमने बड़ा डिस्टर्ब कर लिया है, इसको हमको समझना होगा। मैं एक मॉडल देता हूँ,
6 एकड़ में अगर आप 10 गुंठा, सिर्फ 10 गुंठा सनेम लगाएंगे और बायोडायनेमिक तरीके से उसको रिसाइकल करके उससे खाद बनाएंगे तो 6 एकड़ का खाद बन जाता है। मेरे खेत पे मैं आपको शेयर करूंगा फोटोग्राफ्स। मैंने एक जीवामृत का सोलर पैनल पे एनर्जी लेकर संयंत्र बनाया है। 1000 लीटर की टंकी है, उसमें बराबर 85 मिनट के बाद में रोटर घूमता रहता है। एनर्जी पूरा सोलर है उसका। इसका घूमने से, गोबर से, दलहन के फ्लोर से, गुड़ से, गोमूत्र से जो स्लरी बनता है उसका, वो छोटी एक 400 लीटर की टंकी में फिल्टर करके हम ले लेते हैं। और अगर हमको स्प्रे करना है तो फिर उसको फिल्टर लगा लेते हैं, जो आरओ का फिल्टर रहता है, और ड्रिप में से भी खाद दे देते हैं। वैसा भी जीवामृत प्लांट को दे सकते हैं। ये छोटे छोटे तरीके हैं कि जिससे मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी डरने की बात नहीं। कम से कम इनपुट में बहुत बढ़िया उत्पाद हम ले सकते हैं, इसको सर्टिफाई कर सकते हैं। एपीओ को यह करना होगा कि इस तरीके की खेती को बढ़ावा दे, एक जगह आके खेती करे, उसका सर्टिफिकेशन करे। हम और आप पैन इंडिया एक ओपिनियन बनाए कि इस तरह के खाद का जिसको सरकार भी अब प्रमोट कर रही है। डॉक्टर अशोक दलवाई साहब की कमेटी बनी है, आपको मालूम है, जो डबलिंग फार्मर इनकम के लिए बनी कमेटी है, उसमें भी इसका खासा उल्लेख हुआ है, उसके बारे में चर्चा हुई है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अब यह अंगीकृत धोरण सा बन गया है, तो इसको हमने उठाना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बात करनी चाहिए। जितेंद्र जी सर, जो कुल मिला के आपने बात कही वो कही कि फार्मर्स को और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनिक की तरफ आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जैसा आपने बताया। और आप हमारे साथ फोटोज भी शेयर करेंगे जीवामृत जो आप बनाते हैं अपने संयंत्र से। एक चीज और जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काफी एफपीओज के जो संचालक हैं वो जुड़े हुए हैं, और सबके मन में एक प्रश्न जरूर आता है और वो हमारे पास जरूर पहुंचता है कि किस तरह की वित्तीय सहायता जो है वो स्टेट लेवल पे या राज्य लेवल पे या कृषि विभाग द्वारा जो एफपीओज हैं उनको क्या कोरोना काल के बाद या कोरोना काल की वजह से जो मार पड़ी है, तो किस तरह की वित्तीय सहायता आगे, कुछ ऐसा प्रोसेस है कि आगे कोई वित्तीय सहायता मिलने वाली है एफपीओज को या मिलनी चाहिए? देखिए, एफपीओज का गठन जो है हिंदुस्तान में, अगर 20 से ज्यादा लोग एक जगह आए, इकट्ठा आए और उन्होंने कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो उसको आरओसी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। लीगल उसका बाइंडिंग है। कंपनीज एक्ट उसको जिसे कहते हैं, लॉ ऑफ कंपनीज, उसको लग जाता है। तो हमने बात ये चलाई, ये मोहम्मद यूनुस साहब ने जो मॉडल चलाया था बांग्लादेश में, कि छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो और जिसकी संख्या 20 के अंदर हो, तो हमने इसको लीगलाइज कर दिया है कि 20 के अंदर अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप है किसानों का, तो उसको ये आरओसी के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर बड़ा काम करना है और किसानों के पास कैपिटल की तो कमी है, इतना पैसा है नहीं, भांडवल तो लगा नहीं सकता है, तो उसके पास क्या है, तो उसका उत्पाद है। तो ये उत्पाद अगर इकट्ठा कर ले हम, एक एफपीओ का 200 एकड़ का कपास एक जगह कर ले, तो उसकी कॉस्ट करोड़ में जाती है। तो उसके उत्पादों को भांडवल समझ के, उसके उत्पादों को कैपिटल समझ के जिसका गठन हुआ है वो है एफपीओ। अभी एफपीओ के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज है? अपॉर्चुनिटी ऐसे है कि एसएफएसी में, स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर कंसोर्शियम, इसमें बहुत सी योजनाएं हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसका लाभ आप उठा सकते हो। दूसरी बात ऐसा है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लस्टर की बात कही है। ओनियन क्लस्टर्स है, फ्रूट क्लस्टर्स है, ग्रेन क्लस्टर्स है। तो आपका जिला जो है वो किस क्लस्टर में देखिए, और एफपीओज ने उस क्लस्टर में काम करना चाहिए। उस क्लस्टर में काम करने के लिए आपको वित्तीय सहायता नाबार्ड से मिल सकती है, मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र में जो नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना है, पोखरा की योजना है, प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, इसमें 1 करोड़ तक विदाउट बैंक सपोर्ट भी सब्सिडी देने का प्रावधान है। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी 20 लाख तक उसमें अनुदान मिल जाता है। अब मैंने जो बताया कि तेल की कहानी 2.25 लाख से लेके 6.5, अगर 2 क्विंटल पर डे क्रशिंग करना है तो 2.25 लाख रुपए का है। उसी तरह से एक मराठवाड़ा में एक किसान ने परभनी जिले में एक कॉटन के जिनिंग का सिंगल फेज मशीन बिठाया है। 17 से लेके 18 क्विंटल तक रोज का जिनिंग करता है और इसकी कॉस्ट जाती है 2.5-3 लाख तक।
प्रेसिंग का यूनिट जो है वो 8 साढ़े 8 लाख के करीब है और 100 क्विंटल तक प्रेसिंग रोज का करता है। मतलब छोटे छोटे संयंत्र अगर किसान बिठाए, 5-6 किसान या एपीओज बिठाए और एक प्रेसिंग का यूनिट, करीब 20% एप्रिसिएशन किसान अपने आप के लिए ले सकते हैं। इसके सिवा अभी आईसीआर का देखो, ऑनलाइन एग्रीकल्चर स्टार्टअप जो है उनके स्कीम्स के लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू है। 15 जून से लेके आप 15 अगस्त तक एप्लीकेशन कर सकते हो। वेबसाइट पे ये सारा उपलब्ध है, आपको लिंक भी मैं शेयर कर लूंगा। तो इतनी सारी योजनाएं हैं, तो किसानों ने इकट्ठा आके इन योजनाओं के लाभ के बारे में सोचना चाहिए। जितेंद्र जी, देवलंका जी, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत सरल भाषा में। और मेरे ख्याल से जितने भी किसान और कृषि उत्पादक संघ के हमारे अध्यक्ष वो सुन रहे होंगे तो जरूर आपसे लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम के अंत में बस आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो युवा हैं, हम जितने भी एक्सपर्ट हैं उनसे जरूर लास्ट में ये आग्रह करते हैं कि एक तो वो अपने मन की बात कहें और दूसरा हमारे युवाओं को प्रेरित करने वाली कोई बात कहें कि वो कृषि क्षेत्र में आए, क्योंकि ऐसा जितने भी एक्सपर्ट हैं उनसे बात करके हमें लगा कि जो युवा शक्ति है अगर वो कृषि क्षेत्र में आती है तो निश्चित तौर पर भारत की जो कृषि है उसे लाभ होगा। जितेंद्र जी, मैं किसान का पोता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन किसान का बाप नहीं हूं। तो इसे सौभाग्य कहेंगे या दुर्भाग्य कहेंगे मेरा? जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो ये तो बड़े मन को सलने वाली बात है। लेकिन मैं एक प्रोग्राम में गया था अभी ये कोविड के पहले, और उसमें मैंने ये पूछा कि ये जो बागानी के, किसानी के जो काम है, जिसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन है, जो बैलों द्वारा किया जाता है, बोइंग किया जाता है, वीडिंग का काम किया जाता है, उसके लिए हमारे यहाँ छोटा सा औजार इस्तेमाल होता है और बहुत ही साइंटिफिक औजार है, जो पुराने औजार है। आपको ये पता होना चाहिए कि पहले हल का निर्माण अपने बिहार में हुआ था मानव की हिस्ट्री में। और आपने रामायण तो पढ़ी है, रामायण के नायिका का नाम तो आपको पता है, सीता माई को कौन नहीं जानता? जी, बस मुझे किसानों ने ये बताना चाहिए कि सीता ये शब्द का अर्थ क्या है। तो कितने किसान बता पाएंगे? सीता का जन्म हुआ कैसे? सीता राजा जनक ने खुद हल पकड़ा था जी। तो मैं ये बात हर जगह बताता हूँ, जो लोक प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, उनको बताता हूँ कि भाई राजा हल पकड़ता था तो माता प्रकट हुई थी भूमि से। अब आज सरपंच भी हल नहीं पकड़ रहा, एमएलए भी नहीं हल पकड़ रहा, तो सीता माता आएंगी कहाँ से? माता खुद प्रकट हुई थी जब राजा ने हल पकड़ा था। सीता का मतलब है, सीता ये शब्द का अर्थ है हल का जो आखिरी नोक है जो जमीन में घुसता है उसको कहते हैं सीता। और राजा जनक ने इसलिए माता का नाम सीता रखा कि वो हल को लगने के बाद आई थी। तो जो तुम्हारी मान्यता है, सबसे बड़ी फिलोसॉफिकल मान्यता है जिसको आप माता कहते हो, वो किसानों से, किसानी से जुड़ा हुआ नाम है और इसको हम खोते चले हैं धीरे धीरे। और ये सबसे बड़ी दुविधा है। हमारे जो स्किल्स है, हमारे इंटरकल्चर ऑपरेशंस की जो स्किल्स है वो इतने साइंटिफिक है। एक एक ऑपरेशन में ना सिर्फ वीडिंग होता है, करीब करीब पर हेक्टर आप 7 से 8 हजार लीटर पानी बचाते हो। जो अपर क्रस्ट का जमीन का जब हटता है तो कैपिलरी मूवमेंट जो रहती है जमीन में की वो पूरी बंद हो जाती है, केशिकाएं रहती है, केश के जैसी बारीक ट्यूब्स रहती है, उसको काटने वाले औजार दुनिया में कहीं नहीं है। तो आप जितना फिलोसॉफिकली सोचते जाएंगे और इसका साइंटिफिक अध्ययन करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सबसे साइंटिफिक सिस्टम इसमें कोई है तो वो भारतीय किसानी है और भारतीय किसान की संस्कृति है। मैं ये जो बात बता रहा था आपको, जो मैं सभा में गया था तो मैंने ये पूछा कि इस तरह का काम करने वाला कोई मैट्रिक पास है? तो 5-25 लोगों ने हाथ उठाए। तो मैंने बोला भाई इसमें से आप कोई ग्रेजुएट हुआ है? तो फिर 5-10 हाथ उठे। तो उसमें से फिर मैंने पूछा कोई पोस्ट ग्रेजुएट है? तो बोले 2-3 लोगों ने हाथ उठाया कि हम पोस्ट ग्रेजुएट है लेकिन हमको किसानों के पूरे काम आते हैं। तो मैंने उसको स्टेज पे बुला के उसका बड़ा बढ़ चढ़ के आदर सत्कार किया। मैं ये करना चाहता था कि इस तरह के काम करने वाले, किसानी का काम करने वाले
किसान के बेटे को की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। वो सिर्फ वो किसानी का काम इसलिए नहीं कर रहा कि वो दूसरा कुछ कर नहीं पाता है, उसके पास 6000 साल की धरोहर है और वो उसको आगे लेके जा रहा है। तो युवाओं ने ये नहीं समझना कि हमको दूसरा कोई हम कर ना पाए इसलिए किसानी कर रहे हैं। आप 6000 साल की धरोहर लेके जा रहे हैं। और कोविड ने हो ना हो, जिसको मैंने पहले भी कहा था, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आप सीधे डट कर खड़े रहो, एक जगह खड़े रहो, एक साथ खड़े रहो। ऐसे बहुत से प्रोग्राम है और मेरे जैसे बहुत लोग हैं आपके साथ जो आपके साथ जुड़ के ये काम करना चाहेंगे। और युवाओं को उनका समय जाया नहीं जाएगा, उनका भविष्य भी खतरे में नहीं आएगा। इस तरीके से काम एफपीओ के और जो हमारे किसानी के नए मार्केटिंग के प्रोग्राम से, ये प्रोसेसिंग के प्रोग्राम से, इसमें से हम हमारा भविष्य तय कर सकते हैं। हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट मांगने वाले नहीं तो एम्प्लॉयर बन सकते हैं हम, इतना मुझे आत्मविश्वास है। जितेंद्र जी 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 बिल्कुल देवलांकर जी, आपने अपने पूरे इस इंटरव्यू के दौरान कृषि का जो है आर्थिक महत्व भी बता दिया और आपने अंत में आते आते धार्मिक महत्व से भी जोड़ दिया कृषि को। देवलांकर जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और अपना समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपके जो ये विचार हैं हम आगे भी अपने इस चैनल पर ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।